अस्सलाम वालेकुम जनाब, एक दफा फिर फैमिली इनक्लोजर में हाजिर हैं। इस बार मेरे साथ हैं बहरोज हसन। और बहरोज हसन क्रिकेट का बहुत शौक रखते हैं, क्रिकेट के बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं, फॉलो करते हैं, इसके अलावा खुद खेलते भी हैं। और इसी वजह से तबसरे भी बहुत अच्छे करते हैं। तो आज हम इनकी आपसे मुलाकात करवा रहे हैं। हमारा मौजू है आज ये कि एशिया कप में जो 2 अगस्त को 2 सितंबर को सॉरी मैच खेला जाएगा पाकिस्तान और भारत के दरमियान, वो कौन जीतेगा और किसकी तैयारी जो है वो बेहतरीन है। जी बहरोज, क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। आप बताइए। बिल्कुल ठीक ठाक। आप ये बताएं बहरोज के पहला मैच हो गया, नेपाल को पाकिस्तान ने इतने बड़े मार्जिन से हराया। क्या हम इसके बावजूद अभी भारत का जिक्र किए बगैर हम पाकिस्तान पे रहते हुए अगर हम ये बात करें, पाकिस्तान की तैयारी क्या आपको बिल्कुल परफेक्ट A1 एक एक डिपार्टमेंट में नजर आ रही है? नेपाल वाले मैच के अलावा जो अभी हमने पहले अफगानिस्तान की सीरीज देखी उसमें पाकिस्तान की तैयारी बहुत अच्छी लगी। मेरे हिसाब से इस वक्त टीम बैलेंस हुई हुई है और एक 11 पाकिस्तान की सेट हुई हुई है जिसको लेके वो खेल रहे हैं रिसेंटली। और इनफैक्ट न्यूजीलैंड की सीरीज में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान की तैयारी परफेक्ट तो नहीं लेकिन बहुत अच्छी समझूंगा मैं इस वक्त, इंडिया की टीम के मुकाबले में बहुत बेहतर। अच्छा, इंडिया की टीम जो है वो बहुत अरसा पहले की बात हुई थी कि 3 टीमें बना सकते हैं वगैरह वगैरह। उसके बाद से कहीं से उनकी किसी किसी टूर्नामेंट में किसी आप ये कह लीजिए कि बड़े मैच में कहीं मतलब उनकी जो परफॉर्मेंस है वो अप टू द मार्क नजर नहीं आई। अब एक टीम बनाते हुए भी स्ट्रगल कर रहे हैं। वो इतने तजर्बात कर चुके हैं कि पता नहीं है उन्हें कि उनकी बेस्ट कॉम्बिनेशन, बेस्ट 11 क्या है। एक दफा पहले भी एक और डिस्कशन में बात कर रहा था तो ये सुनने को मिला कि नहीं, इंडिया को पता है कि वो क्या कर रहे हैं, ये सिर्फ वो दूसरी टीमों को टीज कर रहे हैं। क्या ऐसा ही है? अब ये तो पता चलेगा जैसे टूर्नामेंट प्रोग्रेस करता है। और क्या कहते हैं, वर्ल्ड कप में देखेंगे क्या ये बात सच है, कितनी हद तक सच है। लेकिन हमने रिसेंट टाइम्स में देखा है कि इंडिया को एक जो है सेट 11 नहीं मिल रही कि वो क्या कौन से 11 या 12 प्लेयर्स होंगे जिनको लेके वो चलेंगे, जो उनके फर्स्ट चॉइस प्लेयर्स होंगे। उन्होंने एक बड़ा पूल बनाने के चक्कर में इतने ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए हैं कि मतलब उनको एक सेट 11 नहीं मिल रही है कि यार ये बंदे हमने खिलाने, ये बंदे हमने नहीं खिलाने। अच्छा, वो हर सीरीज के हिसाब से, हर इवेंट के हिसाब से जो है वो उनकी 11 चेंज होती रहती है, हर वेन्यू के हिसाब से चेंज होती रहती है। हमें ये नहीं पता चलता कि मतलब इनके लीडरशिप के रोल में कौन है। क्या वो पांड्या हैं? क्या वो कभी कभार शिखर धवन को भी बुला के जो है वो कप्तानी दे दी जाती है? कभी विराट कोहली कप्तान बन जाते हैं, कभी रोहित शर्मा कप्तान बन जाते हैं। तो क्या, और कभी ये सब नहीं होते हैं। तो ये भी कोई वजह है, कोई लीडरशिप का भी कोई क्राइसिस नजर आएगा? या जो भारत की रिसेंट नाकामियां तो नहीं कह सकते, लेकिन अप टू द मार्क कामयाबियों से दूर रहने की वजह यह है लीडरशिप का जो क्राइसिस है? लीडरशिप, हाँ बिल्कुल सही बात की आपने। ये अभी एक स्टैट मैंने देखी थी कुछ टाइम पहले ही कि 6 से 7 कैप्टन इन्होंने चेंज किए हैं। बेशक टेम्पररी हो लेकिन इतने ज्यादा जब कैप्टन चेंज होते हैं तो हाँ एक लीडरशिप के रोल में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है कि यार कौन बंदा इस वक्त एक लीडर है टीम का। और रिसेंटली हमने जो टीम पॉलिटिक्स की भी बातें बहुत ज्यादा सुनी है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली की आपस में इतनी ज्यादा जो है अच्छे ताल्लुकात नहीं है। तो लीडरशिप का मसला हाँ दिखता है यहाँ पे एट टाइम्स। लेकिन हाँ रोहित शर्मा लिमिटेड ओवर्स में मेरे हिसाब से इनके एक परमानेंट कैप्टन है जो हमने रिसेंटली देखा है। अच्छा, एक और चीज भी, मतलब अगर हम पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से अगर हम मतलब कंपैरिजन उनका करने बैठते हैं, तो सबसे मेन जो बात जहन में आती है वो फास्ट बॉलिंग है। फास्ट बॉलिंग के मुतालिक क्या कहेंगे आपके? दोनों मुल्कों के दरमियान अगर हम कंपेयर करें तो किसका पल्ला भारी है? फास्ट बॉलिंग में नो डाउट पाकिस्तान का पल्ला भारी है। बेशक पाकिस्तान के पास बहुत बेहतरीन फास्ट बॉलर हैं। इंडिया के पास भी कोई मतलब हल्के फास्ट बॉलर्स नहीं है, उनके पास अच्छे बॉलर हैं। लेकिन हाँ हमने रिसेंट टाइम्स में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस देखी है फास्ट बॉलर्स की, वो इंडियन बॉलर से बहुत बेहतर है। और पाकिस्तान के पास जो है वो चाहे कोई भी कॉम्बिनेशन खिला लें, ये हमने रिसेंटली एक कमेंटेटर को भी सुना था, मैं नाम भूल गया। वो यही कह रहे थे कि कोई भी कॉम्बिनेशन पाकिस्तान खिला ले इनकी परफॉर्मेंस बॉलिंग की सेम ही रहती है। पाकिस्तान के पास बहुत बेहतर फास्ट बॉलर्स हैं इंडिया के मुकाबले में। लेकिन वो जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस किसी भी कॉम्बिनेशन के साथ सेम रहती है, इसका ऑपोजिशन से किस हद तक ताल्लुक है? क्योंकि अगर आप टफ ऑपोजिशन के खिलाफ और बड़ा मैच खेल रहे हो तो हमने उम्मन ये देखा है कि हारिस रऊफ और शाहीन आफरीदी स्ट्रगल कर रहे होते हैं। इनको हम अगर वैसे देखते हैं, किसी सीरीज में देखते हैं,
या किसी निस्बतन कमजोर हरीफ के खिलाफ देखते हैं तो बहुत अच्छे आपको नजर आएंगे। लेकिन जहां डेथ बॉलिंग में, जहां किसी टूर्नामेंट के बड़े मैच का फैसला हो रहा हो, तो ये दोनों हमें मायूस करते हैं। हाँ, रिसेंटली ऐसा बहुत टाइम हमने देखा है, लेकिन T20s में मैं कहूंगा कि ऐसा ज्यादा हुआ है। ओडीआईज में थोड़ी सी कंसिस्टेंसी आ गई है तीनों फास्ट बॉलर्स में, जो तीन मेन हमारे फास्ट बॉलर्स हैं, शाहीन, नसीम और हारिस। और स्पेशली मैं नसीम का नाम लूंगा, सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस ओडीआई क्रिकेट में अभी रिसेंटली नसीम की देखने को मिली है। T20 क्रिकेट की बात की जाए तो हाँ, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि बड़े इवेंट्स पे, बड़े स्टेजेस पे सबसे ज्यादा हमें जो है डिसअपॉइंट किया है एट टाइम्स शाहीन ने, हारिस ने। नो डाउट परफॉर्मेंस उनकी बहुत बेहतरीन भी रही है, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं देखने को मिली है। ओडीआईज में वेरस थोड़ी बेहतर कंसिस्टेंसी है। और नसीम शाह तो खैर इस वक्त बेहतरीन चल रहे हैं ओडीआईज में। अच्छा, 50 ओवर का फॉर्मेट हम जिक्र कर रहे हैं, तो बदकिस्मती की बात यह है कि 50 ओवर के फॉर्मेट में वो लड़के सिलेक्ट होते हैं कि जो सिर्फ वनडे इंटरनेशनल्स खेलते हैं और जिसको आप डोमेस्टिक लेवल पे गेज नहीं कर सकते। एक पाकिस्तान कप होता है, वो भी इंटरनेशनल क्रिकेट के सीजन में इतना गिचमिच सैंडविच्ड होता है कि आपके मेन खिलाड़ी वो खेल ही नहीं सकते। यानी डोमेस्टिक लेवल पे ए लिस्ट, जो आप जिसको कहते हैं लिस्ट ए मैचेस जिसे कहते हैं 50 ओवर के, वो ना शाहीन आफरीदी खेल पाते हैं, ना हारिस खेल पाते हैं, ना नसीम शाह खेल पाते हैं। जो लड़के खेलते हैं उनको आप ट्राई आउट नहीं करते। जिनको आप कह सकते हैं कि अच्छा ये 50 ओवर के स्पेशलिस्ट हैं, उनको आप ट्राई आउट नहीं कर पाते। तो फिर उन वो भी नए खिलाड़ियों की तरह, बिल्कुल पीएसएल का टैलेंट बेसिकली आता है, वही आपका ओडीआई भी खेलता है, वही T20 भी खेलता है। तो ये भी एक फैक्टर है आपके ख्याल में कि हमारे पास वो नर्सरी तो है जिसपे हम 50 ओवर का टैलेंट गेज करें, लेकिन उस नर्सरी को हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम अपने मेन खिलाड़ियों को, जो साल में कभी 2 वनडे खेल रहे हैं, कभी एक खेल रहे हैं, कभी 3 खेल रहे हैं, हम उन्हीं में से, उन्हीं इवेंट्स के लिए, बड़े इवेंट्स के लिए भी खिलाड़ी उठा लेते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है मेरे ख्याल में कि डोमेस्टिक वनडे क्रिकेट पाकिस्तान में बहुत लिमिटेड है। देखने को मिलती ही नहीं है। सारा साल एक सीजन होता है, वो भी चंद हफ्ते चलता है, खत्म हो जाता है पाकिस्तान कप का। और क्या कहते हैं, पीएसएल की बेस पे, नेशनल T20 की बेस पे, इन चीज़ों की बेस पे हम ओडीआई में खिला देते हैं लड़कों को। उनको 10 ओवर बॉल करने का एक्सपीरियंस होता ही नहीं है। वो 4 ओवर की परफॉर्मेंस की बेस पे आ जाते हैं। अभी जैसे फ़हीम अशरफ टीम में उनको वापस लाया गया, कोई इनकी खास ऐसी परफॉर्मेंस नहीं थी। और परफॉर्मेंस दिखाएंगे भी कहाँ जब कोई क्या कहते हैं डोमेस्टिक टूर्नामेंट ही नहीं हो रहा है वनडे से रिलेटेड। इमाद वसीम की बहुत ज़्यादा बात की जा रही थी कि नहीं, उनको इमाद टीम में वसीम भी वापस लाया गया। देखें, चाहे वो इमाद वसीम हो, चाहे हमारे ये सारे प्रीमियर फास्ट बॉलर्स हो, मसला ये है कि जब पाकिस्तान कप हो भी रहा होता है, वनडे इंटरनेशनल्स तो अब हो ही नहीं रहे हैं ना, उनको तो आप डिस्काउंट कर दें बिल्कुल। किसी भी टूर में अब सिर्फ टेस्ट और T20 रख ली जाते हैं, कमर्शियल टेस्ट भी शायद, मतलब एक रिवायत देखते हुए। लेकिन बात यह है कि जब पाकिस्तान कप होता है, जब लिस्ट ए का टूर्नामेंट, एक टूर्नामेंट है 50 ओवर की क्रिकेट का, उस वक्त ये खिलाड़ी बाहर की लीग्स खेल रहे होते हैं। ये पाकिस्तान में होते नहीं है, चाहे वो इमाद वसीम हो, चाहे वो हारिस रऊफ हो, चाहे वो मतलब हमारा कोई भी सफे, अब सफे अव्वल के क्या, अब तो सफे दोम के खिलाड़ी जो है वो भी बाहर लीग्स खेलने लगे, माशाल्लाह पाकिस्तान का टैलेंट पूल इतना है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि आप लीग्स में इतना खेलते हैं, ठीक है, तजर्बा भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन बात वही है कि जिस आप फॉर्मेट की बात कर रहे हैं, उस फॉर्मेट में फिर आप डेफिनेटली स्ट्रगल करेंगे। इमाद वसीम ने, मुझे नहीं पता कि आखिरी दफा 10 ओवर कब कराए होंगे किसी मैच में। सो वी कांट जस्ट टेक इमाद वसीम आउट ऑफ द T20 पिक्चर और उनको कहेंगे जी आप खेल लें। इसी तरह से आप मुझे, मतलब ये देखते हुए हैरत नहीं होती कि हमारे मेन बॉलर्स जो हैं वो 10 ओवर करते हुए और 10 अच्छे कंसिस्टेंट ओवर्स करते हुए स्ट्रगल करते हैं। स्पिनर्स का मामला अलबत्ता दूसरा है। हमारे ख्याल में, आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ इस क्या अपना अटैक खिलाएगा, कितने स्पिनर्स, कितने फास्ट बॉलर्स, क्या कॉम्बिनेशन क्या रखेगा, और अगर आप फिर तादाद बताते हैं तो फिर नाम भी बताएं कि किस किस को खिलाएं। मेरे हिसाब से पाकिस्तान अनचेंज्ड जाएगा। जो टीम नेपाल के अगेंस्ट खेली थी वही टीम पाकिस्तान खिलाएगा, यानी कि शादाब और नवाज मेन स्पिनर्स होंगे, आगा सलमान और इफ्तिखार एज द थर्ड एंड फोर्थ स्पिन बॉलिंग ऑप्शंस। और इसके अलावा शाहीन, नसीम, हारिस जो हमारे तीन फास्ट बॉलर्स हैं। लेकिन शाहीन, नसीम, हारिस, और अभी भी यही बात हो रही थी कि थोड़ी सी मतलब निगल कैरी कर रहे हैं नसीम शाह भी और शाहीन अफरीदी भी। और कोई इतने सुपर फिट जो है वो हारिस भी नहीं है। तो विद इन द प्लेइंग 11 कोई पेसर होना चाहिए, कीपिंग इन माइंड कि हम 50 ओवर्स की बात कर रहे हैं। अगर खुदा ना खास्ता आप पहले 5 ओवर में ही एक पेसर डाउन हो जाते हैं तो फिर बहुत बड़ा आपको फर्क पड़ने वाला है।
अब ये तो टीम कॉम्बिनेशन को देख के पता चलेगा मेरे हिसाब से। क्या कहते हैं, एक चौथा फास्ट, चार फास्ट बॉलर्स खेला नहीं खिलाएगा पाकिस्तान। और क्या कहते हैं, अब अगर इंजरी कंसर्न होगी तो मैच से पहले पाकिस्तान को एड्रेस कर लेनी चाहिए। और मेरे हिसाब से अगर कोई रिप्लेसमेंट होगी तो मोहम्मद वसीम जूनियर होने चाहिए, जिनका रिकॉर्ड ओडीआईज में बहुत बेहतरीन है। रिसेंटली उनकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर रही है। फहीम अशरफ के मुकाबले में मोहम्मद वसीम जूनियर जो है बहुत बेहतर ऑप्शन है पाकिस्तान के लिए। नहीं तो अगर फहीम अशरफ और मोहम्मद वसीम जूनियर में से कोई एक खेलता है तो फिर स्पिनर्स में से कौन ड्रॉप होगा? शादाब खान तो हो नहीं सकते। फिर आप नवाज की जगह सजेस्ट कर रहे हैं कि इनमें से किसी को खिलाया जाए, इफ वी आर प्लानिंग फॉर 4 पेसर्स। मुझे नहीं लगता नवाज की जगह खिलाना चाहिए वैसे तो। हाँ, अगर जरूरत होगी चार फास्ट बॉलर खिलाने की, कंडीशन ऐसी मिली जो सीमिंग हो, तो वहां पे नवाज को ही बैठाया जाएगा मेरी नज़र में। शादाब तो नहीं बैठेंगे। और अगर कोई इंजरी कंसर्न है तो उसको मैच से पहले एड्रेस कर लेना चाहिए पाकिस्तानी टीम को। और मेरे हिसाब से अगर ऐसा होता नहीं है। आप कह रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूं कि हाँ ऐसा होना चाहिए, ऐसा होता नहीं है। इंजरी कैरी करते हुए रिजवान भी खेलते हैं, इंजरी कैरी करते हुए शाहीन भी खेलते हैं, इंजरी कैरी करते हुए हारिस भी खेलते हैं, नसीम भी खेलते हैं। ये सब इंजरी कैरी करते हुए खेलते हैं, ये सब रिस्क लेते हैं। क्या आप ये समझते हैं कि नेपाल वाले मैच में शाहीन अफरीदी का खेलना जरूरी था, जबकि उन्हें थोड़ी देर के लिए मैदान से बाहर भी जाना पड़ा? क्या बहुत जरूरी था कि ये मैच शाहीन अफरीदी खेलते? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी जरूरी नहीं था। और क्या कहते हैं, ये चीज जो आपने मेंशन की कि फुली फिट नहीं होते प्लेयर्स, ये हमने रिसेंटली एक शाहीन अफरीदी का बयान भी सुना था कि मैं नहीं बैठना चाहता, चाहता हूँ कि मैं जितने मैच हो रहे हैं सब खेलता रहूं। तो ये एक, जब प्लेयर खुद अपनी जगह डिसाइड कर रहा है टीम में, तो ये तो बहुत क्या कहते हैं, गलत चीज है किसी भी टीम के लिए। और मेरे हिसाब से जब तक प्लेयर 100% फिट नहीं है तब तक उसको नहीं खिलाना चाहिए। यहाँ पे टीम मैनेजमेंट को अपना किरदार अदा करना चाहिए। ये नहीं कि प्लेयर के ऊपर छोड़ दिया कि भाई तुम्हें खेलना है या नहीं खेलना। और लेकिन शायद जहां तक लास्ट सीजन में अफगानिस्तान के खिलाफ 3 T20 इंटरनेशनल्स की जो सीरीज थी, उसमें भी बहुत सारे खिलाड़ियों ने बयान दिए थे कि हम खेलना चाहते हैं, ये है वो है। उसके बाद शाहीन अफरीदी को शायद कप्तान बना दिया जाए। तो मेरे ख्याल है वहां बोर्ड ने अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड करते हुए इस चीज को एड्रेस किया था और जबरदस्ती आराम करवाया था मेन खिलाड़ियों को। तो अगर बोर्ड चाहे तो सख्ती कर सकता है। क्या बिल्कुल ख्याल है कर आपका? सकता है और करनी भी चाहिए। बिल्कुल कर सकता है, करनी चाहिए बोर्ड को सख्ती। ये मतलब टीम मैनेजमेंट का और पीसीबी का काम है कि वो प्लेयर्स की फिटनेस को फर्स्ट प्रायोरिटी दें। और क्या कहते हैं, फिटनेस के अवेलेबिलिटी के हवाले से, फिटनेस और अवेलेबिलिटी को देखते हुए प्लेयर्स को खिलाएं। ये नहीं कि फुली फिट नहीं है बंदा उसको भी रगड़े जा रहे हैं जबरदस्ती। इससे सिर्फ हाँ। प्लेयर्स का कैरियर और शॉर्टन होगा। अच्छा, और ये तो हो गई, चलें बॉलर्स की बात, अब बात कर लेते हैं थोड़ी बैटर्स की। रिजवान तो कीपर हैं और अभी फिलहाल मतलब हारिस को जगह कोई नहीं मिलने वाली, रिजवान तो खेलेंगे। बाबर जो है वो कप्तान है और इफ्तिखार ने सेंचुरी बनाई हुई है। इमाम बड़े कंसिस्टेंटली स्कोर कर रहे हैं। दो नामों पे जो है सवालिया निशान बन सकता है। एक है फखर जमान, बहुत अच्छी फॉर्म। जो एशिया, ये अफगानिस्तान से पहले जो 3 ओडीआई से पहले उन्होंने कोई मेरे ख्याल है 9 मैचेस में 3 सेंचुरियां और एक 50 की हुई थी। उसके बाद से 30s में आ जाते हैं, 14, 15, 16, 22, 21 रन बनाने के बाद स्टार्ट लेके आउट हो जाते हैं। क्या आपके ख्याल में ठीक है? कॉम्बिनेशन उनका एज अ पार्टनरशिप बहुत अच्छी लगती है देखने में कि अच्छा जी बहुत अच्छे इमाम के साथ वो खेल रहे हैं। क्या कंसिस्टेंट इनफ हैं फखर कि उन पे आप रिलाय करें कि वो बड़े मैच में अचानक डिलीवर कर जाएंगे? या यही उनकी खूबी है कि बड़े मैच में अचानक डिलीवर कर जाएंगे, कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे? फखर जमान ने काफी सारे बड़े मैचेस में हमारे लिए परफॉर्म किया है। और इनकंसिस्टेंसी थोड़ी बहुत मैं कहूँगा है उनके अंदर, नो डाउट। लेकिन कुछ टाइम पहले तक, न्यूजीलैंड की सीरीज की आपने बात की, उस वक्त तक बहुत कंसिस्टेंटली वो परफॉर्म कर रहे थे। और मेरे हिसाब से फखर जमान के साथ ही पाकिस्तान को कैरी करना चाहिए। इस वक्त एक्सपेरिमेंट्स करने का ये वक्त तो बिल्कुल भी नहीं है टूर्नामेंट के हाँ बीच में। नहीं, और एक्सपेरिमेंट भी अब्दुल्ला शफीक के साथ, जो वाइट बॉल के फेलियर इंटरनेशनल लेवल पे अभी तक साबित होते हुए आ रहे हैं। सॉरी टू से अगर किसी को बुरा लगे, लेकिन वाइट बॉल पे इंटरनेशनली वो फेलियर है। अभी कोई उनका ऐसा, बल्कि डोमेस्टिक लेवल पे भी सिर्फ एक इनकी T20 में सेंचुरी है। कोई ओडीआई में, लिस्ट ए में भी कोई उनकी मतलब परफॉर्मेंस नहीं है। तो उनको फखर से रिप्लेस करने की बातें जो हैं, ये मेरे ख्याल में थोड़ी सी ज्यादती हैं इस वक्त। अगले जो नाम पे क्वेश्चन मार्क अचानक लगा है, और सिर्फ इसलिए लगा है कि हमारे पास एक लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट सऊद शकील की शक्ल में मौजूद है, सलमान अली आगा। ये सलमान अली आगा पिछले 1-2 मैचेस से थोड़े से परेशान, थोड़े से घबराए हुए,
शॉट सिलेक्शन अचानक, शॉट सिलेक्शन उनका बेहतरीन गेम का जो है वो एरिया है, लेकिन उसी में थोड़े से स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। आगा सलमान मेरे हिसाब से बहुत टैलेंटेड प्लेयर हैं और उन्होंने रिसेंटली पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस भी दी हैं। अफगानिस्तान की सीरीज में उनकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं थी मेरे हिसाब से। अब ये टीम मैनेजमेंट बेहतर जाने कि सऊद शकील को ट्राई करना आगा सलमान की जगह एशिया कप के बीच में फायदेमंद साबित होगा या नहीं होगा। इंडिया के मैच में तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होगा, हमें आगा सलमान ही देखने को मिले खेलते हुए मिलेंगे। हाँ, उसके बाद अगले स्टेज में जाते हुए शायद सऊद सऊद शकील को ट्राई किया जा सकता है अगर आगा सलमान की परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं हाँ, होती। इसलिए कह रहा हूं कि ये टूर्नामेंट जो है ये बेहतरीन स्पिनर्स से और बेहतरीन लेग स्पिनर्स से भरा पड़ा हुआ है। लेग स्पिन को काउंटर करने के लिए आपके पास मिडिल ऑर्डर में कोई लेफ्ट हैंडर नहीं है बैटर। आपके लेफ्ट हैंडेड ऑप्शंस जो हैं वो टॉप टू में जाके खत्म हो जाते हैं। तो आपको फिर एक मिडिल ऑर्डर में भी एक लेफ्ट हैंडर चाहिए जो कंसिस्टेंटली खेले और इस इन ट्रैक्स पे स्पिनर्स को और खास तौर पे लेग स्पिनर्स को काउंटर करे। तो इसलिए शायद सऊद शकील, अगर सलमान आगा कोई इतनी बहुत ज्यादा कामयाब नहीं होते तो आ सकते हैं आपके ख्याल में। बिल्कुल आ सकते हैं और सऊद शकील को स्क्वाड में रहना चाहिए था जब उनकी डेब्यू सीरीज थी इंग्लैंड के खिलाफ। उसमें उन्होंने सेकंड गेम में 50 स्कोर की थी। उसके बाद एक या दो इनिंग मजीद वो खेले और वो टीम से ड्रॉप हो गए, स्क्वाड के आसपास भी नहीं नजर आए काफी टाइम तक। अब जाकर उनको दोबारा स्क्वाड में लाया गया जो कि बहुत लेट लाया गया है। अगर उनको कंसिस्टेंटली चांसेस दिए जा रहे होते तो हम ये कहते हैं कि यार आप उनको खिला सकते हैं एशिया कप के किसी मैच में। लेकिन वही प्रॉब्लम आ जाती है कि बंदा अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा होता है, उसको पूरी तरह से चांस नहीं दिया जाता, फिर ड्रॉप कर दिया जाता है। यही केस सऊद शकील के साथ हुआ है, उनको अगर प्रॉपरली चांस दिया गया होता तो मे बी हमें खेलते हुए दिख रहे होते एशिया कप में। अच्छा, हमने सबको डिस्कस कर लिया। हमने डिस्कस कर लिया कि अब्दुल्ला शफीक स्क्वाड में मौजूद हैं, अगर मतलब ओपनर्स को कुछ होता है, बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं, इंजरी खुदा ना खास्ता हो जाती है, तो अब्दुल्ला शफीक खेल सकते हैं। हमने ये डिस्कस कर लिया कि फहीम या वसीम जूनियर आ सकते हैं अगर पाकिस्तान चार पेसर्स के साथ जाना चाहे, जो कि हाईली अनलाइकली है इन ट्रैक्स पे। मोहम्मद हारिस कब खेलेंगे, जो इस स्क्वाड में है वो कब खेलेंगे? ये तो इनफैक्ट मेरी समझ से भी बाहर है। और रमीज राजा भी, इनफैक्ट शायद आमिर सुहेल भी ये बात कर रहे थे कि मोहम्मद हारिस, जब तमाम प्लेयर्स को ट्राई किया गया अफगानिस्तान के अगेंस्ट तीसरे ओडीआई में, तो मोहम्मद हारिस को क्यों नहीं खिलाया गया, क्यों है वो टीम के साथ जब मोहम्मद रिजवान को ही हर एक मैच खेलना है। T20 भी उनको नहीं खिलाया जा रहा होता, ओडीआई भी उनको नहीं खिलाया जा रहा, तो भाई वो कैरी क्यों कर रहे हैं टीम के साथ? ऐसी क्या मजबूरी है कि रिजवान एक एक एवरी ही इज प्लेइंग एवरी सिंगल गेम? क्या ये जरूरत है? ये मजबूरी जो है इस वक्त कराची में बैठी हुई है, और ये बहुत बड़ी एक मजबूरी है, खास तौर पर लॉन्गर फॉर्मेट्स में, T20 में नहीं। और इस मजबूरी का नाम सरफराज अहमद है कि बिल्कुल उनकी टोज पे हैं, वो टेल पे हैं, और शायद मतलब अभी फरियाल से उस दिन बात हो रही थी जैसे प्लेस होल्डर हैं इस वक्त हारिस के। ऐसा ना हो कि हसीबुल्लाह बिल्कुल ऐसा ही है। या सरफराज जो हैं वो यहाँ पे आके जगह बना लें। या इवन अगर आप बात करते हैं शॉर्टर फॉर्मेट में भी बात करते हैं अगर, तो आजम खान भी हमारे पास एक ऑप्शन है। गो के मतलब बहुत ज्यादा कामयाब और बहुत ज्यादा इस वक्त इन फेवर नहीं है वो, लेकिन बहरहाल आजम खान भी हैं। तो मेरे ख्याल में रिजवान के पीछे तीन चार नाम हैं, और हारिस जो है वो उनकी शील्ड है। हारिस रहेंगे, अभी इतने एक्सपीरियंस नहीं है वो ना, मतलब मेरा ख्याल है कि उनको खिलाने पे इतनी कोई मैंने पब्लिक का वावेला देखा है जितनी पब्लिक सपोर्ट जो है वो इवन सरफराज के लिए और फिर आजम खान के लिए भी आ जाती है, और किसी हद तक अब हसीबुल्ला के लिए भी आनी शुरू हुई है। हारिस के पीछे भी इतनी पब्लिक सपोर्ट नहीं है लोग पसंद करते हैं, लेकिन इतनी नहीं है कि रिजवान की जगह उनको खिला लिया जाए। तो देखते हैं, खैर। चलें, अब जरा थोड़ा सा एक जिक्र अब भारत का कर लेते हैं। आपके ख्याल में भारत जो है वो क्या कॉम्बिनेशन खिलाने वाला है? स्पिन पर जोर देगा, फास्ट बॉलर्स पे जोर देगा, क्या करेगा? जितना मैंने इस वक्त क्या कहते हैं इंडिया की टीम को देखा है, उनके पास अगर मैं बेस्ट स्पिनिंग ऑप्शंस की बात करूं तो कुलदीप यादव हैं और रविंद्र जडेजा हैं। अगर वो साथ में एक और ऑलराउंडर खिलाना चाह रहे हैं, अक्षर पटेल, तो हम देखेंगे क्या डिसाइड करते हैं इंडिया। लेकिन ये तीन चार के पास स्पिनर्स हैं, युजवेंद्र चाहल हैं। अब वो उन पर डिपेंड करता है वो किन स्पिनर्स को समझते हैं कि बेस्ट काउंटर कर सकेंगे पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप को। और और जहां तक पेसर्स? उनके फास्ट हम्म। फास्ट बॉलर्स की बात है तो मेरे हिसाब से जसप्रीत बुमराह तो खैर खेलेंगे ही खेलेंगे, वो उनके बेस्ट बॉलर हैं। वो फिट है, उनके फुल अलावा फुली फिट है वो?
अभी रिसेंटली तो फिट ही नजर आए हैं, वो कुछ पता नहीं होता वैसे। लेकिन खैर मोहम्मद शामी और मोहम्मद सिराज शायद दूसरे बाकी दोनों फास्ट बॉलर्स हों जिनके साथ इंडिया जाए, और हार्दिक पांड्या इज द फोर्थ सीमर। हार्दिक पांड्या, जो आपने फोर्थ सीमर की बात की थी, वो प्रॉब्लम इंडिया के साथ नहीं है एटलीस्ट, क्योंकि हार्दिक पांड्या हाँ, एट नहीं नहीं टाइम्स वो पूरे नहीं 10 है। ओवर भी कर जाते हैं। नहीं नहीं, हाँ बिल्कुल वो नहीं है। और इवन मतलब वो अपने स्पिनर्स के साथ भी वो वाला इनका जो है वो एंगल वो कवर्ड है। मसला आता है उनका बड़े मैचों में टॉप ऑर्डर का। बड़े मैच में रोहित शर्मा या ओपनर उनके जो भी खेल रहे हो, केएल राहुल तो खैर अब नहीं खेल रहे, लेकिन ये उनके साथ प्रॉब्लम रहती है कि विराट कोहली के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं। देखना ये है अब कि सूर्या कुमार यादव जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने में, ईशान किशन है जो बहुत अच्छा इस वक्त इनका इनकी परफॉर्मेंस रही है। देखना यही है कि बैटिंग लाइनअप इनकी क्या करती है, क्योंकि असल मुकाबला मेरे हिसाब से इंडिया की बैटिंग और पाकिस्तान की बॉलिंग का होगा, जो बराबर का मुकाबला बेशक, होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, चले जाना, ज्यादा दूर नहीं है अब। सैटरडे को यानी कि 2 सितंबर को ये मैच है। तमाम दुनिया की नजरें सिर्फ पाकिस्तान और क्रिकेट में की नहीं, पाकिस्तान और भारत में नहीं, सिर्फ एशिया में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की नजरें इस मार्के पर, शायद उन लोगों की भी कि जिन्हें क्रिकेट से कोई दिलचस्पी नहीं है, उनकी भी नजरें इस मार्के के ऊपर जमी हुई हैं। तो बहरोज वील सी कि क्या होता है, और फिर जब जो होगा फिर उसके बाद फिर हम दोबारा बात करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने व्यूज दिए, और आपने अपने एनालिसिस जो है बड़ी महारत से हम तक पहुंचाए। शुक्रिया बहुत बहुत आपका। थैंक यू सो मच। ठीक है जनाब, तो ये थी हमारी फैमिली इंक्लोजर की एक और वीडियो। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स में बताइए कि आप क्या देखना चाहते हैं, और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको पता चल सके कि हम अगली वीडियो आपके लिए कौन सी लेके आए हैं। अदनान और बहरोज को अब दीजिए इजाजत, हमारी जानिब से अल्लाह हाफिज।